नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस के मॉडल सेट को, जिसमें आपको लगभग ऑब्जेक्टिव के 50 प्रश्न बताए जाएंगे, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप के वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि जो भी क्लास होती है उसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया जाता है। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो बताना है आपको किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 2 नंबर कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो बताना है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न में पूछा गया हमसे कि लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो बताना है कि लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है 4 नंबर की निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो बताना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा 3 गुना 10 के पावर 8, क्या है 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, अभिबिंदुकता। क्या हो जाएगा, अबिंदुकता उसके कारण होता है, ठीक है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति चश्मे में इस्तेमाल करते हैं। तो बताना कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति है जो किस प्रकार के लेंस का चश्मा उपयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, अवतल लेंस का। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 8 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, दोनों धाराएं, मतलब दिष्ट धारा भी प्राप्त होती है और प्रत्यावर्ती धारा भी। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दोनों धाराएं। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है 9 नंबर कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक बताना है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। क्या हो जाएगा, वाट इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है 10 नंबर कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है। तो बताना है कि विद्युत चुंबक बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, नरम लोहा का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न 11 नंबर कि ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है। तो ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है ताप बढ़ने पर। तो चलिए हमारा अब अगला प्रश्न है 12 नंबर कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, जनित्र कहा जाता है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम में अंगूठा किसकी दिशा की ओर संकेत करती है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, बल का। क्या हो जाएगा, बल का संकेत करता है अंगूठा। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है 14 नंबर कि विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो बताना है कि विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा में। तो चलिए हमारा अब अगला प्रश्न है 15 नंबर कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक क्या है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक होती है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, यूरेनियम। यूरेनियम की आवश्यकता पड़ती है नाभिकीय ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए। अगला प्रश्न हमारा 16 नंबर, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। तो बताना है कि इनमें से कौन है जो एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, सौर ऊर्जा। तो चलिए हमारा अब अगला प्रश्न है
17 नंबर कि भोजन का पचना तथा पकना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगा, राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीकरण यानी उपचयन अभिक्रिया। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न पूछा गया कि CaCO3 CaO प्लस CO2 बनाती है, तो यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, यह अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो चलिए हमारा अब अगला प्रश्न है 19 नंबर कि किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, बताना है कि किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, उपचयन अभिक्रिया। यहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, यहाँ पर श्वसन जोड़ना चाहिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। तो बताएं कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कॉपर का ऑक्सीकरण। जो हमारा ये दिया हुआ है कि 2CO प्लस ऑक्सीजन को जोड़ा गया जिसमें बना हमारा 2CO, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन अम्लीय पदार्थ है। बताना है कि इनमें से कौन है जो एक अम्लीय पदार्थ है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नारंगी कारा से जो एक अम्लीय पदार्थ है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है 22 नंबर कि किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो बताना है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, 7 से कम अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन लवण है। बताना कि इन चारों ऑप्शन में से कौन एक लवण का उदाहरण है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, K2SO4 एक लवण का उदाहरण है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है 24 नंबर कि चीनी का सूत्र क्या होता है। तो चीनी का सूत्र क्या होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, C12H22O11 चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है 25 नंबर कि सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है। तो सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, सोडियम है जो सबसे क्रियाशील धातु है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है 26 नंबर में इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन यहाँ पर डी नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही दिया हुआ है। आयोडीन ऐसा धातु है जो एक चमकीला होता है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, कौन सा धातु चमकीला होता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है। तो बताना है कि लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, लोहे का परमाणु संख्या 26 होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है 28 नंबर कि निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप हैं। तो बताना है कि कार्बन के अपरूप कौन इनमें से है। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, यानी हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन है जो एक कार्बन का अपरूप है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है 29 नंबर, कैल्शियम क्लोराइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है। तो कैल्शियम क्लोराइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, एथाइन देता है। क्या हो जाएगा, एथाइन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार माना गया। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार माना गया। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, परमाणु संख्या। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है 31 नंबर कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है। तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, क्षारीय धातु। क्या हो जाएगा, क्षारीय धातु। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए हमारा अगला प्रश्न है 33 नंबर कि रंध्रों द्वारा जल का निष्कासन क्या कहलाता है। तो रंध्रों द्वारा जल का निष्कासन क्या कहलाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन। क्या हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, एनीमिया है जो हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि अमाशय के जठर रस में क्या पाए जाते हैं। तो अमाशय के जठर रस में क्या पाए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, इनमें से सभी, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी, श्लेष्मा भी और पेप्सिनोजेन भी पाया जाता है अमाशय के जठर रस में।
तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि हारनाल का सबसे लंबा भाग कौन सी है। तो हारनाल के सबसे लंबा भाग क्या हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा छोटी आंत है जो हारनाल के सबसे लंबा भाग होता है। अगला प्रश्न है कि न्यूरॉन के केंद्रक कहाँ उपस्थित होता है। तो न्यूरॉन के केंद्रक कहाँ उपस्थित होता है। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा कोशिका काय यानी साइटोन में न्यूरॉन के केंद्रक उपस्थित होता है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है 38 नंबर कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा लीवर है जो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है कि इनमें से जनन ग्रंथि कौन है। तो बताना कि इनमें से जनन ग्रंथि कौन है। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा ए और बी दोनों, मतलब अंडाशय भी और वृषण ये दोनों हैं जो जनन ग्रंथियां हैं। अगला प्रश्न है कि जिनमें नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में होते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाएंगे। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, उसे बोलते हैं हम एक लिंगी। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है शुक्राणु कहाँ बनता है। तो शुक्राणु कहाँ बनता है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा वृषण में, यानी ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वृषण में बनता है शुक्राणु। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन परिवार नियोजन की प्राकृतिक विधि है। तो बताना कि इनमें से कौन है जो परिवार नियोजन की प्राकृतिक विधि है। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा इनमें से सभी, मतलब क्या हो जाएगा संयम, मैथुन क्रिया में अवरोध और मैथुन की समंजस अविधि। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था। तो जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा इनमें से सभी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था और NO2 भी नहीं था। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि रुधिर O का जीन होता है। तो रुधिर वर्ग O का जीन क्या होते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा अप्रभावी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है 45 नंबर कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा सूर्य जो प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन अपमार्जक के उदाहरण है। तो बताना कि इनमें से कौन जो अपमार्जक के उदाहरण है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन सी बाज, कौवा, लोमड़ी, चील और सूक्ष्म जीव। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि यूरो 2 का संबंध किससे है। तो यूरो 2 का संबंध किससे है। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा वायु प्रदूषण से। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया। तो टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तराखंड में टिहरी बांध का निर्माण किया गया था, यह किया गया है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लिए होंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर ही पूछे जाएंगे। तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिए। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।